नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी अपडेट के साथ। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। बीजेपी की हुई है टिफिन बैठक। टिफिन बैठक में पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ सहभोज किया है। मीटिंग में बीजेपी सदस्यता ग्रहण अभियान पर भी जोर दिया गया है। तो टिफिन बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। देहरादून से ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रही है। तो टिफिन बैठक में पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक साथ सहभोज किया है। इस मीटिंग में खाना खाते खाते जो चर्चा का केंद्र रहा वो रहा बीजेपी सदस्यता अभियान। तो मीटिंग में बीजेपी सदस्यता ग्रहण पर भी जोर दिया गया है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको देहरादून से बता रही है। बीजेपी की तरफ से एक अभियान की शुरुआत की गई है, बीजेपी सदस्यता अभियान, जिसे लेकर के सियासत भी हो रही है। बीते दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सदस्यता ली, पीएम नरेंद्र मोदी भी सदस्यता ले चुके हैं, अमित शाह, जेपी नड्डा भी सदस्यता ले चुके हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी सदस्यता ले चुके हैं। तो तमाम दिग्गज है जो कि सदस्यता ले चुके हैं। इस अभियान का जो मोटिव है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो बीजेपी से जुड़े। इसी मोटिव को ध्यान में रखते हुए इस अभियान की शुरुआत की है और बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारा लक्ष्य ही यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे परिवार के साथ जुड़े, हमारा परिवार बढ़े। आज देहरादून में टिफिन बैठक का आयोजन किया गया है। बीजेपी की ये टिफिन बैठक हुई है। इस बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे, तमाम नेता पहुंचे बीजेपी के। इसी के साथ कई पदाधिकारी पहुंचे, कार्यकर्ता भी पहुंचे थे। टिफिन बैठक में क्या होता है कि जो भी बीजेपी के कार्यकर्ता होते हैं, चाहे कोई छोटा कार्यकर्ता हो चाहे कोई बड़ा कार्यकर्ता हो, सभी अपने अपने घर से टिफिन लेकर के पहुंचते हैं। जहां पर भी इस कार्यक्रम का आयोजन होता है उस एक पर्टिकुलर जगह पर सभी लोग पहुंचते हैं और एक दूसरे के साथ शेयर कर अपना टिफिन खाते हैं। आज देहरादून में टिफिन बैठक का आयोजन किया गया। टिफिन बैठक में खाना खाते खाते तमाम चीजों को लेकर के बातचीत होती है और इसका भी मोटिव जो है ये यही कहा जाता है कि हम इस बैठक के जरिए एक दूसरे के बीच जो भी मनमुटाव होता है उसे खत्म कर पाते हैं, बातचीत कर पाते हैं। उधर रुड़की दौरे पर रहे हैं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी। बीजेपी सदस्यता अभियान कार्यक्रम में शिरकत की है। अब सदस्यता अभियान जोर पकड़ेगा, गणेश जोशी की तरफ से कहा गया। इसी के साथ गणेश जोशी ने यह भी कहा है कि अभियान के तहत लाखों सदस्य जोड़े जाएंगे। गणेश जोशी ने बीजेपी को बताया है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी। बीजेपी सदस्यता अभियान के तहत रुड़की में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। 1 सितंबर को प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सदस्यता दिलाई है। वहीं अब सदस्यता अभियान जोर पकड़ेगा और उत्तराखंड में इस बार 15 लाख से अधिक सदस्यता जोड़े जाएंगे। तो देखिए, आपको बता दें आज गणेश जोशी मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे रुड़की और इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, तमाम बातों का जिक्र किया। गणेश जोशी ने आय से अधिक संपत्ति के सवाल पर भी कहा कि जो कानून करेगा उसके हम साथ हैं। दिया है और कानून अपना काम करेगा और पहले जरा विषय की जानकारी लीजिएगा। वो एक सामान्य प्रक्रिया है और जो कानून करेगा और हम कानून के साथ बंधे हुए लोग हैं और कानून के साथ चलते हैं। और मेरे क्षेत्र की जनता मुझे जानती है और मैंने कहा ना ये विषय है क्योंकि मुझे ना कोई पत्र मिला है। कानून अपना काम करेगा और जो कानून करेगा वो सबको मान्य के लिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। सहयोगी अनुज अवस्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज, देखिए, आज जो गणेश जोशी है वो पहुंचे थे रुड़की। कार्यक्रम का आयोजन किया गया था बीजेपी सदस्यता अभियान। इस अभियान का मोटिव क्या है? बिल्कुल, बीजेपी सदस्यता अभियान का शुभारंभ हो चुका है। मुख्यमंत्री हो चाहे कैबिनेट मंत्री हो, सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में जाकर के इस सदस्यता अभियान की शुरुआत करें और ज्यादा से ज्यादा सदस्य भी बनाए जा रहे हैं। बीजेपी के मोबाइल फोन से एक नंबर, हेल्पलाइन नंबर पे मिस कॉल देते हैं और बीजेपी की सदस्यता ग्रहण हो जाती है, जिसको लेकर के आज कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी रुड़की पहुंचे। रुड़की दौरे के दौरान उन्होंने वहां के बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, जिलाध्यक्ष है, साथ ही साथ विधायक है, उन तमाम लोग थे वो वहां पे मौजूद थे। सभी को उन्होंने बीजेपी की सदस्यता दिलाई। साथ ही साथ जो आय से अधिक संपत्ति का मामला गणेश जोशी के ऊपर चल रहा है, साफ तौर पर बोला कि
कानून करेगा बिल्कुल सही करेगा। तो लगातार बीजेपी का सदस्यता अभियान चल रहा है। मुख्यमंत्री केशव सिंघानी ने आज टिफिन बैठक करी, जिसमें महानगर के जो राजधानी देहरादून के जो महानगर के जो कार्यकर्ता थे, बीजेपी के महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल समेत तमाम महानगर के जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। और बीजेपी का ये लक्ष्य लगातार आगे बढ़ रहा है कि हमें कम से कम 40 लाख देखिए, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, बीजेपी की तरफ से इस अभियान की शुरुआत की है, मिस्ड कॉल देकर के लोग इससे जुड़ रहे हैं और बीजेपी का कहना यह है कि इस अभियान की शुरुआत करने का मतलब यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने परिवार के साथ जोड़ा जाए, अपने परिवार को बड़ा किया जाए। लेकिन जैसे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहे, पीएम नरेंद्र मोदी रहे, सभी सदस्यता ले चुके हैं। ऐसे में विपक्ष की तरफ से कहा जाता है कि जब भी किसी परिवार की बात होती है या फिर किसी पार्टी की बात होती है तो पार्टी का सदस्य एक बार बना जाता है, हर बार या फिर हर साल हम उस पार्टी की सदस्यता नहीं ले सकते। ये सवाल भी विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है। बिल्कुल, विपक्ष ने इस बात का इस सवाल को उठाया भी है कि जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीजेपी में है और वो पहले भी उनकी सदस्यता हो चुकी थी, तो अब ये सदस्यता अभियान चलाने का प्रोपेगेंडा क्या है? आखिर क्यों सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है जब पहले से ही ऑलरेडी बीजेपी के सदस्य हैं, बीजेपी के मेंबर है, तब ये प्रोपेगेंडा क्यों चलाया जा रहा है? विपक्ष का ये कहना है कि सरकार अब सिर्फ अपनी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहती है, क्योंकि चुनाव नजदीक है, इस वजह से वो प्रोपेगेंडा चला रही है, सदस्यता अभियान चला रही है, जबकि बीजेपी के सदस्य ऑलरेडी है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं, उन सभी के ऊपर निशाना साधा है। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा की अगर बात करें, पूर्व सीएम हरीश रावत की अगर बात करें, उन तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, उन्होंने इस बात को लेकर के बोला है कि क्या अब बीजेपी के सदस्य क्या दोबारा बनाए जा रहे हैं, क्या ये बीजेपी के सदस्य नहीं थे? इस सवाल का जवाब दे बीजेपी। क्या ये सदस्य नहीं थे पहले जो आप सदस्य बन रहे हैं? ये सवाल लगातार विपक्ष द्वारा उठाया जा रहा है। जी ठीक है, गणेश जोशी ने आज कार्यक्रम में एक बात का जिक्र किया कि आय से अधिक संपत्ति वाले सवाल जब उनसे पूछे गए थे, उस पर उन्होंने कहा कि कानून के साथ हम हैं। ये क्या कुछ पूरा विवाद है? एक बार खुल करके स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में मंत्री गणेश जोशी के ऊपर लगातार जो यहाँ के एडवोकेट है विकेश नेगी, उन्होंने अपील दायर करी थी। उन्होंने आरटीआई से उनके दस्तावेज उनको प्राप्त हुए थे, तो उन्होंने जो है हाईकोर्ट से एक बार अपील जरूर करी थी। हाईकोर्ट से आदेश आया कि जो यहाँ के विजिलेंस के अधिकारी हैं वो इसकी जांच करें। विजिलेंस ने सारी जांच करी, उनके बाद जो सबूत थे उन्होंने सबूत सरकार साथ ही साथ कोर्ट को सौंप दिए हैं। अब चूंकि कैबिनेट ये डिसीजन लेगी कि मंत्री के ऊपर मुकदमा होना चाहिए कि बर्खास्ती होनी चाहिए, इसी को लेकर के लगातार जो बीजेपी के नेता है, चाहे वो सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत की अगर बात करें, पूर्व सांसद निशंक की अगर बात करें, तो तमाम लोग जो बीजेपी के हैं वो अब सवाल ये उठा रहे हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी न्याय करें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी या तो बर्खास्ती करें। साथ ही साथ जो कांग्रेस के बड़े नेता है वो भी इस बात को लेकर के सवाल उठा रहे हैं कि मंत्री के पास इतनी संपत्ति आखिर आई तो आई कहां से, कैसे? आय से अधिक संपत्ति का जो मामला चल रहा है, अब कैबिनेट के पाले में गेंद है कि वो क्या निर्णय लेती है। कैबिनेट जिस तरीके से डिसीजन लेगी मंत्री को लेकर के वो मान्य होगा। अगर बर्खास्ती करती है, मुकदमा दर्ज करती है, कैबिनेट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मंत्री का ये कहना है गणेश जोशी का कि जो कानून करेगा वो सही करेगा। चलिए ठीक है, यहाँ पर तो कानून के साथ फिलहाल गणेश जोशी नजर आ रही हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं बीजेपी सदस्यता अभियान की, इस अभियान की जब शुरुआत हुई तो एक एक टारगेट जो है वो हर राज्य को दिया गया था कि आपको अपने राज्य में इस अभियान से इतने लोग जोड़ने हैं। तो अगर हम उत्तराखंड का जिक्र करें तो देवभूमि उत्तराखंड के पास कितना टारगेट है? बिल्कुल आंचल, देवभूमि उत्तराखंड की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने करीब 40 लाख का टारगेट दे रखा है। हर चाहे वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हो, कैबिनेट मंत्री हो, ब्लॉक अध्यक्ष हो, जिला अध्यक्ष हो, सभी को टारगेट दे रखा है कि सभी लोग सदस्य बनाए, अपने अपने क्षेत्र में सदस्य बनाए। उत्तराखंड के आखिरी गांव तक के जो आखिरी व्यक्ति है वो भी बीजेपी का सदस्य होना चाहिए और बीजेपी की सदस्यता लेनी चाहिए, क्योंकि अक्टूबर और नवंबर में जो है पंचायत चुनाव और नगर पालिका न्याय पंचायत चुनाव है। इन दोनों चुनाव में बीजेपी का वोट बैंक ठीक है, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे और सीधा अब रुख करते हैं सिंगापुर का। सिंगापुर से पीएम नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। हम सॉल्यूशन देने वाले लोग हैं और हमने 500 गीगावाट का लक्ष्य टारगेट किया है और 2030 तक मुझे करना है। और उसमें मैं न्यूक्लियर की तरफ भी उतना ही जाना चाहता हूं, हाइड्रो पर भी जाना चाहता हूं, सोलार पर भी जाना चाहता हूं, विंड पर भी जाना चाहता हूं। उसी प्रकार से हमने बायोफ्यूल की पॉलिसी बनाई है, उसकी दिशा में भी एक बहुत बड़ा काम
और आपने G20 समिट में भी हमारे जो आउटकम है उसमें बायोफ्यूल की बात आपके ध्यान में आई होगी। भारत उसको लीड करना चाहता है। मैं चाहूंगा ऐसे अनेक क्षेत्र हैं एनर्जी से जुड़े हुए जिसके कारण ग्रीन जॉब की पूरी संभावना है, उसके लिए भी हम काफी इनिशिएटिव ले रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा आप आइए। हम देश में दूसरे प्रकार से भी एनवायरनमेंट को एड्रेस करना है, जैसे हमारी स्क्रैपिंग पॉलिसी। ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं सरकार के सारे पुराने व्हीकल स्क्रैप करने की दिशा में जा रहा हूं। इतने बड़े देश में सारे पुराने व्हीकल स्क्रैप होना यानी इतना बड़ा काम है। अगर आपकी कंपनियां मान लीजिए इन्वेस्टमेंट करें या खुद इस दिशा में आए, और उसके कारण इलेक्ट्रिक व्हीकल का बहुत बड़ा नया मार्केट बनेगा। जैसे मेरे मन में है कि मेरे देश की मेरी पहली प्रायोरिटी सारे एम्बुलेंसेस, जितने पुराने एम्बुलेंस हैं उन सारे एम्बुलेंस को स्क्रैप कर देना और उन सबको नए, और वो भी हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल भी हो और हमारे जो रेगुलर जिस प्रकार का फ्यूल का उपयोग करते हैं, ताकि कभी एम्बुलेंस को रुकने की नौबत ना आ जाए। अब आप कल्पना कर सकते हैं हिंदुस्तान जैसे इतने बड़े देश में कितनी बड़ी आवश्यकता होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो स्क्रैपिंग का एक ऐसा बड़ा क्षेत्र है, अगर आप वहां की कंपनियों को फाइनेंस की मदद कर सकते हैं और थोड़ा शुरू में, क्योंकि एक प्रकार से ग्लोबल गुड के लिए है, ये एनवायरनमेंट की दृष्टि से बहुत बड़ा काम है, तो आपके लिए एक बहुत बड़ा अवसर के रूप में। आप जानते हैं मैं पहले भी कह चुका हूं, रिफॉर्म के क्षेत्र में मेरी सरकार बहुत प्रतिबद्ध है और हम रिफॉर्म हमारे देश की आवश्यकता, हमारे देश के भविष्य को ध्यान में रख कर कर रहे हैं, लेकिन हम ग्लोबल स्टैंडर्ड को मीट करने वाले रिफॉर्म्स भी कर रहे हैं। और रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म करके संकल्प को लेकर के हम चल रहे हैं। और जैसा गौतम जी ने उल्लेख भी किया मेरे लास्ट भाषण का, मैं तो कहूंगा हम रिफॉर्म करेंगे, आप परफॉर्म कीजिए। अवसर ही अवसर है और इसलिए मैं आप सबको, और आप जानते हैं जहां तक पॉपुलेशन के हिसाब से दुनिया में हमारा जितना है हिस्सा, पहली बार हम उस स्थिति पर पहुंचे हैं कि हमारे पॉपुलेशन का जितना परसेंटेज है उतना ही परसेंटेज, उससे +1 हम ग्लोबल गुड में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। यानी एक वैश्विक जिम्मेवारियों को संतुलित रूप से यानी निभाना, ये बहुत कम लोग कर सकते हैं जो आज इतना बड़ा भारत देश कर रहा है। तो मैं मानता हूं कि इसको आप आगे जाकर के अपने फायदे में भी कैसे बदल सकते हैं। आप देखते हैं फिनटेक की दुनिया में भारत के पास टैलेंट भी है, उसका लाभ तो मिलेगा, लेकिन भारत के लोग टेक्नोलॉजी के एडॉप्ट करने में कितने तेज है। आज फिनटेक की दुनिया में हमारा यूपीआई, फाइनेंशियल डिजिटल ट्रांजैक्शन, दुनिया में जितना रियल टाइम ट्रांजैक्शन होता है उसका 50% अकेले इंडिया में होता है। इसका मतलब ये ऐसा क्षेत्र है कि जिसमें इसका मतलब ये हुआ कि फिनटेक की दुनिया में अगर ग्लोबल लीडर बनना है तो भारत को केंद्र बिंदु बना करके बड़ी आसानी से आप फिनटेक की दुनिया में आप आगे आ सकते हैं। स्टार्टअप के अंदर हमने काफी रिफॉर्म की है। इस बजट में भी हमने स्टार्टअप को काफी रिलैक्सेशन दिए हैं। भारत में टियर 2, टियर 3 सिटी में भी बहुत तेजी से स्टार्टअप ग्रो कर रहे हैं। 10 साल के भीतर हम करीब 10 साल पहले 100 स्टार्टअप थे, आज करीब 100,000 से भी ज्यादा स्टार्टअप है। बहुत बड़ी मात्रा में ग्लोबली लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और सक्सेसफुल स्टोरी है कि बहुत बड़ी मात्रा में उसमें से यूनिकॉर्न्स बन रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आपके यहां जो फाइनेंस के वर्ल्ड से जुड़े हुए लोग हैं
भारत के स्टार्टअप की दुनिया को अगर तराशेंगे तो उनके सामने बहुत बड़ी संभावना है। हम बहुत एग्रेसिवली सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में जा रहे हैं। अब तक करीब 5 कंपनियां ऑलरेडी अपना काम शुरू कर चुकी हैं। आगे भी औरों की संभावनाएं हैं और हम पूरी इकोसिस्टम को लाने वाले हैं। हम कोई एक छोटा सा टुकड़ा एक आध हिस्सा करके अटकने वाले नहीं है। भारत के पास टैलेंट है। आज दुनिया में जितने भी चिप्स हैं, अगर उसका राइटिंग का काम है में हो रहा है। सब बड़ी कंपनियों के रिसर्च यूनिट वहीं पर है। अब हम चाहते हैं कि हम खुद ही यहाँ पर उस दिशा में आगे बढ़े, तो आपके लिए वो भी एक बहुत बड़ा स्कोप है। भारत में एक स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, लेकिन हम हमारी नीतियों में प्रिडिक्टेबल नीतियां लेकर के चल रहे हैं, लेकिन प्रोग्रेसिव पॉलिसी लेकर के भी चल रहे हैं। हम दुनिया में जो भी संभावना है उन नीतियों को और के लिए काफी ओपन हो। कोई सीक्रेसी और फिर बाद में जाकर के कुछ दूसरा और फिर कोई तीसरी डेफिनेशन, हम उस दिशा में जाने वाले लोगों में से नहीं है। एंड एक ट्रांसपेरेंसी के साथ, पूरे कमिटमेंट के साथ दुनिया के सब लोगों को आ रहे हैं। आज मैं सिंगापुर में इतने बड़े महत्वपूर्ण फोरम में बैठा हूं, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, भारत तो प्रगति कर रहा है, लेकिन भारत में जो सरकार है वो सरकार पिछले 10 साल में जो काम किया है उससे 3 गुना काम इस 5 साल में करने के मिजाज से काम कर रही है। वो विश्वास लेकर के हम कर रहे हैं। अभी मेरी सरकार नहीं हुए है, अंदर सिर्फ हमारे जो नीति निर्णय हुए हैं, शायद दुनिया के किसी देश में 5 साल में जो निर्णय नहीं हो सकते होंगे, वो मेरे 100 डेज में हुए हैं। हमारी स्पीड है, स्केल भी आप कल्पना कर सकते हैं। सिर्फ हमने गरीबों के लिए घर बनाए, 4 करोड़ घर। अब ये यानी कितने सिंगापुर बन जाए, 4 करोड़ घर, यानी ये स्केल है। हमारे यहां करीब 100 सिटीज मेट्रो बनने वाला है। कितना बड़ा कार्बनाइजेशन बहुत तेजी से हो रहा है। बहुत तेजी से हमारे यहाँ ग्रामीण जीवन अर्बनाइजेशन की तरफ। अब अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा काम है। नए सिटीज की हमारी जरूरत है, वो एक बहुत बड़ा काम है। यानी मैं कहता हूं कि स्काई इज द लिमिट वाली व्याख्या भी भारत के लिए छोटी पड़ती है, क्योंकि हम तो स्पेस में भी उतना ही काम कर रहे हैं। स्पेस में आज दुनिया में हमने जिस प्रकार से काम किया है और स्पेस को हमने ओपन अप कर दिया है। मेरे यहाँ पॉलिसी में अब स्पेस को हमने सरकारी एक इकाई के रूप में नहीं रखा है, इसको हमने ओपन अप किया है। आज सिर्फ स्पेस में मेरे यहाँ 200 से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं और 22-25 साल के बच्चे खुद अपने सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं। यानी आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना तेजी से विकास हो रहा है। और इस विकास की यात्रा में मैं आप सबको भागीदार बनने के लिए निमंत्रण देता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा, आप सबने समय निकाला। आप में से बहुत से साथी हैं जिनको कभी न कभी मुझे मिलने का अवसर मिला है। कुछ लोगों से सामूहिक मिला हूं, कुछ लोगों से व्यक्तिगत मिला हूं। जब मैं सिंगापुर में आप सबसे मिलता हूं तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मैं किसी नए लोगों को मिल रहा हूं या नई बात सुन रहा हूं। इतना हमारे बीच में, और शायद किसी एक सरकार के साथ इतना निकट ओपन नाता बन जाए, ऐसा बहुत रेयर होता है, जो आज मैं देखता हूं कि सिंगापुर के बिजनेस वर्ल्ड का भारत की सरकार के साथ है। ये मेरे लिए सबसे बड़े संतोष की बात है कि आप सबको लग रहा है कहा यार ये सरकार हमारी है, ये सरकार हमारा सुनती है, ये सरकार में हम खुलकर कुछ कह भी सकते हैं। ये
तो पीएम नरेंद्र मोदी इन दिनों सिंगापुर की यात्रा पर है, वहीं से सभी को संबोधित कर रहे थे। तमाम बातों का जिक्र करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी नजर आए। इसके साथ खबरों में आगे बढ़ते और बात फिर से एक बार देवभूमि उत्तराखंड की कर लेते हैं। उत्तराखंड में कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। ज्वेलरी शोरूम में चोरी की वारदात हुई है। चोरी के खिलाफ अब कांग्रेस की तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। बीजेपी के राज में अपराधी बेखौफ नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से यह आरोप लगाया गया है। हरिद्वार में ज्वेलर्स शोरूम में डकैती और चेन स्नैचिंग के बाद अब कांग्रेस कानून व्यवस्था को लेकर के धामी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। महानगर कांग्रेस ने जटवाड़ा पुल से बालाजी ज्वेलर्स शोरूम तक पैदल मार्च निकाल करके विरोध प्रदर्शन किया है। ज्वेलरी शोरूम पर इकट्ठा हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी किया। आक्रोशित कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना यह है कि हरिद्वार में अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं और अपराधी जो है वो वारदात को अंजाम देते हैं। सरेआम चोर डकैत फायरिंग करके जाते हैं। आज 4 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस की गिरफ्त से चोर डकैत पुलिस की गिरफ्त में नहीं है और उसके बाद बेखौफ अंदाज में जो चेन स्नैचिंग 2 दिन पहले एक महिला के साथ होती है वो बेहद ही निंदनीय और इस पुलिस के मुंह पे तमाचा है। बदमाश खुलेआम घूम रहे हैं, बेखौफ घूम रहे हैं। आज उसी के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने ये जन आक्रोश रैली निकाली है, जिसके लिए व्यापारी भयाक्रांत है, महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं। उसके खिलाफ, पुलिस के खिलाफ, इस प्रदेश सरकार के खिलाफ, भाजपा सरकार के खिलाफ जो 90 के दौर में हरिद्वार को लौटाना चाहती है, हम उसके विरुद्ध आज कांग्रेस जन लामबंद होकर जन आक्रोश रैली निकाल रहे हैं। जानकारी के साथ संजय पुंडिल का रुख कर लेते हैं। संजय, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर के? कांग्रेस की तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा है, बीजेपी पर तमाम सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, लगातार आंचल अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में इन दिनों अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, जिसको लेकर अब विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। बीते रविवार को दिन दहाड़े हरिद्वार में एक डकैती हुई थी, जिसको लेकर आज कांग्रेस महानगर ने एक जन आक्रोश रैली निकाली है। जटवाड़ा पुल से लेकर बालाजी ज्वेलर्स तक इनका पैदल मार्च रहा है। इसमें साफ तौर पर सरकार को घेरने का काम किया है, यानी कह सकते हैं कि लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, जिसको लेकर खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। क्योंकि हमने देखा है कि बीते दिन मुख्यमंत्री अचानक पुलिस मुख्यालय पहुंचे थे और वहां अधिकारियों को कड़े दिशा निर्देश दिए थे। उनका साफ तौर पर यही कहना था कि जो अभी तक घटनाएं हुई है उनका जल्द से जल्द खुलासा होना चाहिए। हालांकि जिस तरह की व्यवस्थाएं, कानून व्यवस्थाएं बिगड़ रही है, उस पर सवाल, सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं और पुलिस महकमे की पूरी तरह किरकिरी हो रही है। अब देखते हैं कि इस घटना को कितनी जल्दी पुलिस खोलती है। हालांकि पुलिस का मानना है कि अब कहीं ना कहीं सूत्र मिल रहे हैं और जल्द से जल्द इस घटना का खुलासा भी किया जाएगा। जिसके बाद अगर हरिद्वार पुलिस महकमे की बात की जाए तो बड़ा फेरबदल भी किया है। कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, व्यवस्था को सही करने के लिए लगातार ही हरिद्वार पुलिस भी प्रयास कर रही है। भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में लगातार पुलिसिंग बढ़ाई गई है। चलिए ठीक है संजय, यहाँ पर कानून व्यवस्था को लेकर के कांग्रेस की तरफ से सवाल तो उठाए जा रहे हैं, लेकिन इन सवालों का जवाब कब मिलेगा, कब इस तरीके की वारदातों पर रोक मिलेगी, ये वक्त ही जवाब दे पाएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया संजय, आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल राजधानी एक्सप्रेस में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।